आप, आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। लगता है कि हमास के बाद इजराइल हिजबुल्लाह से फुल एंड फाइनल करने के मूड में है। पेजर और वॉकी टॉकी अटैक के बाद इजराइल ने एयर स्ट्राइक और मिसाइलों से हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने लेबनान के लोगों से अपील की है कि वो उन इलाकों से दूर हट जाएं जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके या फिर उनके हथियारों के ठिकाने हैं। उधर हिजबुल्लाह की ओर से भी पलटवार की खबरें हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर किए गए हमलों पर दुनिया भी बटी नजर आ रही है। फ्रांस ने लेबनान पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है। ईरान पहले से इजराइल के एक्शन पर भड़का हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। आज हम इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मिडिल ईस्ट में छिड़ा संघर्ष अब महायुद्ध के मुहाने पर पहुंच गया है और क्या इजराइल के मौजूदा एक्शन ने उसके दुश्मनों को अब घुटने पर ला दिया है। इस पर आगे मेहमानों से विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लेबनान पर आसमान से केवल और केवल बम बरस रहे हैं। लग तो यही रहा है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ फुल एंड फाइनल प्रहार शुरू कर दिया है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1600 टारगेट को निशाना बनाया है। इजराइल की ओर से रात भर लेबनान में बम गिराए गए हैं। हमले में सैकड़ों के मारे जाने की खबर है। इजराइल का कहना है कि उसका यह अटैक लेबनान के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो केवल हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है। लेबनान में लोगों के लिए ये मेरा संदेश है। इजराइल की जंग लोगों से नहीं, हिजबुल्लाह से है। लंबे समय तक हिजबुल्लाह ने लेबनान के लोगों को ढाल बनाया है। इन्होंने लिविंग रूम में रॉकेट छिपाए और अपने गैराज में मिसाइलें छिपाई है। ये रॉकेट और मिसाइलें हिजबुल्लाह ने हमारे घरों और हमारे लोगों पर दागी है। हमें वो हथियार निकालने हैं। हमने अपने लोगों को बचाने के लिए हमले किए हैं। हिजबुल्लाह को आपकी जान जोखिम में न डालने दें। हमारा ऑपरेशन खत्म होने के बाद आप अपने घरों में वापस लौट सकते हैं। इजराइल के एक के बाद एक हमले के बाद हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा संभाल लिया है। हमलों के जवाब में उसने उत्तरी इजराइल में करीब 200 रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह के अटैक के बाद इजराइल के हाइफा, अफुला, नाजरेत और दूसरे शहरों में अफरा तफरी मची हुई है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है उसके हमले में इजराइल को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हमले में किसी भी तरह के नुकसान की बात से इनकार किया है। इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग जिस खौफनाक दौर में पहुंच चुकी है, उसने दुनिया के माथे पर शिकन डाल दी है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने लेबनान में इजराइल के हमले पर चिंता जताई है और तुरंत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है। इस बीच जॉर्डन भी लेबनान के साथ आ खड़ा हुआ है। अमेरिका भी इजराइल के इस आक्रामक रवैये से हैरान है। यही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े मंच से लेबनान ने भी इजराइल पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। लेबनान के लोग गंभीर खतरे में हैं, क्योंकि कृषि भूमि के बड़े क्षेत्रों की तबाही और लेबनान के ज्यादातर हिस्सों में आवासीय इमारतों को निशाना बनाया गया है। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है और हमारे सामाजिक ढांचे को खतरा पहुंचा है। जिस तरह से हर गुजरते दिन के साथ मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, उसके बाद एक बड़ी जंग की आशंका खड़ी हो गई है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपने तेवर और भी तीखे कर दिए हैं। उसने साफ कहा है कि ईरान शांति चाहता है, लेकिन ईरान तब तक अपने हथियार नहीं रखेगा जब तक इजराइल ऐसा नहीं करता है। ईरान के राष्ट्रपति ने इलाके में शांति के लिए गाजा में तुरंत युद्ध विराम की बात कही है। एक ऐसी दुनिया जहां गाजा में निर्दोष नागरिकों को मारा जा रहा है, स्टेट स्पॉन्सर प्रायोजित आतंकवाद निर्दयता से बच्चों और महिलाओं को निशाना बना रहा है।
और ऐसी हत्याओं का समर्थन किया जा रहा है। कोई भी दस्तावेज शांति और विकास की गारंटी नहीं दे सकता। कब्जे का अंत, गाजा में तत्काल संघर्ष विराम, दुनिया में विकास और शांति की जरूरी शर्तें हैं। हमास के बाद इजरायल ने रॉकेट और गोला बारूद का मुंह हिजबुल्लाह की तरफ मोड़ दिया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर उसके हमले जारी हैं और इजरायल इस तरह के हमलों से पीछे हटने के मूड में नहीं है। इस बीच लेबनान में हमलों के बाद दुनिया दो हिस्सों में बंटती जा रही है। फ्रांस को लेबनान का दोस्त माना जाता है और अमेरिका से लेबनान की करीबियां पुरानी हैं। इन सब के बीच भारत ने सभी पक्षों को संयम की सलाह दी है। Success of humanity lies in our collective strength, not in the battlefield. और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। बदतर होना तय है। फिलहाल तो मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं वो दुनिया के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। कोशिश यही है कि जंग के हालात न बने और इजरायल को ज्यादा आगे बढ़ने से रोका जाए, लेकिन अभी वो सूरत नजर नहीं आ रही है। इजरायल आतंक के खिलाफ अटैकिंग मोड में है। यही नहीं, अपने मिशन के आगे अभी उसे किसी की परवाह नहीं है। ऐसे में सवाल है कि इजरायल का मौजूदा रुख कहीं बड़े युद्ध का सबब न बन जाए और दुनिया में एक और बड़ा और खतरनाक जंग का मोर्चा न खुल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो क्या दुनिया में एक बड़ा और नया मोर्चा खुल सकता है जंग का? मिडिल ईस्ट में जो तरह की टेंशन आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान मौजूद है हमारे साथ, परिचय करा देती हूँ। अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। हमारे साथ रॉबिन सचदेव जी, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर निशिकांत ओझा हैं, साइबर एंड एरोस्पेस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कर्नल दिनेश नैन, डिफेंस एनालिस्ट हैं। चर्चा की शुरुआत अशोक जी आप ही से करेंगे। सबसे पहले नेतन्याहू की चेतावनी को किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि नेतन्याहू ने जिस तरीके से चेतावनी दी है वो एक तरीके का संकेत भी था लेबनान के लोगों के लिए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो उनकी कमिटमेंट दिखाता है, रेजोल्यूशन दिखाता है। हमने देखा है शुरू से 7 अक्टूबर से जब उनके ऊपर हमला हुआ था, हमास ने जब हमला किया गाजा से, तो तब से उन्होंने कहा जो वो हमास को एकदम खत्म कर देंगे। और मेरे विचार से पूरे संसार में लोग सोच रहे थे जो थोड़ा देर तक हमला होगा उसके बाद उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा दुनिया से, और जो देश हैं जो कि इससे प्रसन्न नहीं होंगे वो उनके ऊपर दबाव डालेंगे तो ये फिर जल्दी खत्म हो जाएगा। परंतु हम देख रहे हैं जो अब 10 महीने से ऊपर हो गए हैं, परंतु अभी भी उसके कम होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और इसके बीच में हमने देखा है जो हैं ईरान की प्रॉक्सीज, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हूती हो, या और इराक सीरिया में उनकी और जो प्रॉक्सीज हैं वो भी बीच में उतर कर आ गई हैं। और वो मेरे विचार से पूरे तरीके से युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते, परंतु थोड़ा बहुत, जैसे हूती भी वहां पर
रेड सी में और वहां पर शिपिंग को अटैक कर रही हैं, काफी नुकसान पहुंचा है उससे। और हिजबुल्लाह भी जो नॉर्थ इजराइल के क्षेत्र है उनमें वो अटैक किए जा रहे हैं। तो मेरे विचार से इजराइल का है, उन एक संदेश देना चाहते हैं जो अगर आप इजराइल के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करोगे तो फिर आपको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। एक चीज जो आपने कही है जो क्या इसमें ईरान डायरेक्टली उतर कर आ सकता है, मेरे विचार से नहीं आ सकता है। आपने बताया जो ईरान 14वें स्थान पर है, इजराइल 17वें स्थान पर है, दोनों की सैन्य परंतु मेरे शक्तियों को विचार कंपेयर से किया अगर हमने। ईरान आता है इसमें तो यकीनन और भी देश, अमेरिका है, पश्चिम के देश हैं, यहाँ तक कि मध्य एशिया के जो देश हैं वो भी आ जाएंगे ईरान के तो वो विरुद्ध तो सर खड़े फिर हो एक जाएंगे। तरीके से वर्ल्ड वॉर वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। जी वो तो फिर अगर ऐसा होता है तो क्या फिर वर्ल्ड वॉर वाली स्थिति पैदा होगी? जी बिल्कुल, बहुत ही मतलब ये तो बहुत ही एस्केलेशन हो जाएगा। और मेरे विचार से एस्केलेशन कोई भी नहीं चाहता है ना, और ईरान भी शायद इसी के ऊपर प्ले कर रहा है। जो एस्केलेशन नहीं होगा वो उसको लोकलाइज करके हिजबुल्लाह, हूती और हमास के साथ वहीं उस क्षेत्र में वो रख पाएगा। तो ये हमें आगे देखना होगा, परंतु मुझे नहीं लगता है जो ईरान इसमें एंटर करेगा। लेकिन अशोक जी देखिए, सामने ना सही लेकिन बैकडोर से कहीं ना कहीं दुनिया दो खेमों में बटी नजर जरूर आ रही है। उस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रोबेन जी देखिए, पहले पेजर बम, फिर वॉकी टॉकी, और अब उन घरों पर हमले की बात जहां पर हिजबुल्लाह ने अपने हथियार छिपाए हैं। नेतन्याहू ने जो बात कही या फिर उनके ट्वीट से जो बातें सामने आई हैं, आम लोगों की मानसिकता पर कितना असर होगा? भयानक होगा। बट मैं थोड़ा पहले आना चाहता हूं। आपके शो का शायद टाइटल है फुल एंड फाइनल। बिल्कुल सर। मेरे विचार से जो इजराइल गेम खेल रहा है, क्वार्टर फाइनल हमास था, गाजा थी, सेमीफाइनल हिजबुल्लाह है और फाइनल ईरान है। ये इजराइल की स्ट्रैटेजी है, क्लियर कट। और जो फाइनल है ईरान के खिलाफ, उसमें जैसे एम्बेसडर सज्जन अरबी कह रहे हैं, उसमें अमेरिका को भी घसीट लेना उस युद्ध में। ये इजराइल का क्लियर कट ट्रैजेक्टरी दिखता है हमको। वन, सेकेंडली नेतन्याहू की जो वार्निंग है, ये एम्बेसडर ने आई मीन ही लेड आउट वेरी नाइसली। मैं इसमें एक पॉइंट और देखता हूं। नेतन्याहू की वार्निंग का एक और मकसद है, वो लेबनान में आपस में डिविजन्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। देखिए, हिजबुल्लाह एक मिलिशिया है, एक ग्रुप है शिया मुस्लिम्स का, राइट, जो करीब 33% है लेबनान में, व्हाटएवर, राइट। लेबनान की सरकार अलग है और लेबनान की पॉपुलेशन भी तो है बाकी। तो नेतन्याहू ये कह रहे हैं, और इसीलिए वो सिविलियन टारगेट्स पे भी अटैक कर रहा है। वो ये कह रहे हैं सिविलियंस को कि हिजबुल्लाह से आप अलग हो जाओ, इसे आइसोलेट करो, हिजबुल्लाह आपके लिए और आपके देश के लिए अच्छा नहीं है। तो उसकी वार्निंग इस एंगल से भी है, हिजबुल्लाह को आइसोलेट कराना, हिजबुल्लाह की क्रेडिबिलिटी या जो भी कहिए आप, उसकी जो है देश के अंदर लोग उसे ब्लेम करना शुरू कर दें जो हो रहा है, राइट। एंड तीसरा पॉइंट, ये अभी जो बात हो रही थी ईरान की डायरेक्ट एंट्री, देखिए ईरान और इजराइल 14-17 जो रैंकिंग है, किस बेसिस की है? मेरे ख्याल से रैंकिंग्स के बेस अब गलत हो गए हैं। वो कैलकुलेट कर रहे होंगे कि ईरान की मिलिट्री कितनी है और ये है वो एटसेट्रा, राइट। अगर इजराइल ईरान को आप कंपेयर करेंगे तो लैंड इन दोनों की वॉर तो होगी नहीं, इतने दूर है। और एयर जो होगा वो ईरान जो भी अटैक करेगा, ईरान की कैपेबिलिटीज एयरफोर्स की ज्यादा नहीं है, हाँ उसकी मिसाइल्स वगैरह चीजों की होंगी। उन सबको अमेरिकन, नेटो और इजराइल मिलकर रोक देंगे इजराइल आने से पहले। और इधर इजराइल की एयरफोर्स मॉडर्न, एडवांस्ड मिसाइल्स एटसेट्रा, इजराइल अटैक करेगा। नेटो डिफेंड करेगी इजराइल को, नेटो अटैक में नहीं जाएगी, बट इजराइल की प्रयास ये होगा कि नेटो भी उसके साथ चल के ईरान पे अटैक करे। सो ये अभी फिलहाल दिखता है। बट ईरान जो कर पाएगा वो ये कर पाएगा, यस, जो अभी हिजबुल्लाह है। पर ये बात है, हिजबुल्लाह भी इनकी कठपुतली नहीं है। ओके, ये नहीं है कि ईरान ने बोला हिजबुल्लाह को आज तुम लॉन्च कर दो अटैक, वो करे ना करे उनकी भी अलग मर्जी है, राइट। तो बट ईरान के पास वो अपॉर्चुनिटी है कि हिजबुल्लाह के थ्रू, और इराक और सीरिया में जिहादी ग्रुप्स हैं, इराक का सरकार नहीं, नेशन नहीं, बट जिहादी ग्रुप्स हैं जो अपने को एक्सिस रेजिस्टेंस कहते हैं, इराक में भी सीरिया में भी। तो वो जिहादी ग्रुप्स जो इराक सीरिया के हैं वो आकर के यहाँ हिजबुल्लाह पे आ जाएं, क्योंकि लैंड बॉर्डर्स हैं, सीरिया से आ जाएंगे बंदे, राइट। तो हिजबुल्लाह के नंबर्स बढ़ सकते हैं और वो फिर ग्राउंड वॉर की तरफ मामला अच्छा बढ़ा जा सकता है, तो ये चीजें प्ले आउट हो सकती हैं। बट ये मोर लेस ये गेम फुल एंड फाइनल जारी है ईरान को लेकर के। ईरान तक
इसराइल को लास्ट पॉइंट, इसराइल का टारगेट ही है ना, ईरान जानी दुश्मन है जो भी है, हाँ। ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं पैदा करने देना, और ईरान बहुत निकट आ गया है। लेकिन वो फाइनल से पहले आपने इसको सेमीफाइनल बोला है डॉक्टर निशिकांत। ये सेमीफाइनल है, बिल्कुल आपके पास आते हुए अब वही बात नेतन्याहू की बात से ही उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, क्या ये सिर्फ साइकोलॉजिकल बढ़त हम इसको कह सकते हैं, या फिर इजराइल इस काम में वाकई सक्षम है कि बॉम्ब छुपे हुए हैं? जैसे हमने बात की, पेजर अटैक हो गया, वॉकी टॉकी अटैक हो गया, फिर उसके बाद ये चेतावनी देना लेबनान के लोगों को कि आप हट जाइए उन इलाकों से, कैसे देखते हैं आप इसको? दो चीजों में बताना चाहता हूँ। एक तो ये बेसिकली आपने इजराइल की कैपेबिलिटी के बारे में बोला, जो कि प्रिसिशन और बेसिकली जो वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, वॉकी टॉकी, और अगर हम पेजर की बात करते हैं तो इसको हम ले जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिसिशन वॉरफेयर में। तो बेसिकली ये होता है कि टारगेट को एक्चुअली आइडेंटिफाई करके वहां न्यूट्रलाइज करना, जो कि ये अकेले नहीं इस पे काम किया जा सकता, इसमें ह्यूमन एंड और सारी चीजें एक साथ जुड़ती हैं। जहां तक कैपेबिलिटी की बात है, ऑब्वियसली जो इजराइल है, दे आर मच मोर कैपेबल अबाउट दैट, एंड दे हैव, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी बहुत कैपेबिलिटी है, उनके पास कन्वेंशनल वॉरफेयर भी उनके पास है, उनके पास एक तरह से वो हाइब्रिड वॉरफेयर में बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे है। जहां तक हम बात करते हैं हिजबुल्लाह की, ऑब्वियसली हिजबुल्लाह को भी अंडर एस्टिमेट करना सही नहीं होगा, क्योंकि उनके पास भी उस एडवांस लेवल का नहीं है, लेकिन जहां तक हम बात करते हैं लॉन्ग रेंज वेपन्स की, रॉकेट्स हैं और क्या बोलते हैं शॉर्ट रेंज रॉकेट्स हैं, मोटर्स हैं बेसिकली, उसके बाद आपका यूएवी है उनके पास, उसके बाद प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स हैं, तो ये सारी चीजें उनके पास ऑलरेडी इक्विप्ड है। जहां हिजबुल्लाह की बात अगर हम कर रहे हैं तो हिजबुल्लाह बेसिकली ईरान और इराक कुड फोर्सेस से उसका जेनेसिस बॉर्न हुआ था। और एक चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो कि मेरी इंटरनल एक एनालिसिस है और मैंने जो अपने सोर्सेज से बात करी, बिल्कुल ये एक तरह से एकदम आप मान के चलिए कि इसमें ईरान इंटरवेन नहीं करेगा। ईरान अपनी ही चीजों को सेटल करने में लगा हुआ है, और अभी जो भी आपकी मीटिंग हुई क्वाड में, वहां पर प्रेसिडेंट खुद थे वहां पर ईरान के, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी उन्होंने मुलाकात करी। तो वो एक ईरान का जो एक स्ट्रैटेजिक मूव है वो अलग डायरेक्शन पे जा रहा है। लेकिन जहां तक बात करते हैं हम लेबनान में, लेबनान ऑब्वियसली अब देखिए लेबनान की गवर्नमेंट और लेबनान की जो पब्लिक है वो भी दे डोंट वांट टू सपोर्ट हिजबुल्लाह। अगर उनसे पूछा जाता है, मेरी खुद एक डिप्लोमेट से बात हुई लेबनान में, वो बोल रहे हैं कि हम फेड अप हो चुके हैं, ये जो ये चल रहा है ये प्रॉक्सी वॉर है, जो कि एक तरह से डायरेक्टली ईरान उसको वो करता है। ईरान इज नॉट, क्योंकि एविडेंस तो अभी कहीं नहीं है, एक तरह से प्रॉक्सी जेनेसिस को बोला जाता है कि ये सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये जो एक चीज है, इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि इसमें कोई भी कंट्री अभी इंटरवेन नहीं करेगा जहां तक है। ये चीजें सिर्फ इसी तरीके से चलेंगे, और क्योंकि ये प्रिसिशन वॉरफेयर की तरह कर रहे हैं, ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं टारगेट को कि हिजबुल्लाह का कौन सा ऐसा जो भी टारगेट हॉट है उसको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए, उसको ये किल करना चाह रहे हैं। देखिए अब जहां आप प्रिसिशन वॉरफेयर की बात करते हैं वहां कैजुअलिटीज तो होंगी। जैसे अगर आपने देखा है पेजर अटैक हुआ, तो पेजर को जब अटैक से उसको रिमोटली उसको सैबोटाइज किया गया, डेटोनेट किया गया, तो उसके साथ आसपास की पब्लिक भी हैम्पर हुई। तो ये हो रहा है वहां पर। स्ट्राइक में भी तो सर उतने ही लोग घायल हुए ना, जो अभी एयर स्ट्राइक हुई है, उसको भी इंक्लूड साथ ही कर लिया जाए। हाँ बिल्कुल। सी ये अब इसमें सबसे बड़ी जो एक मुझे समझ में नहीं आता है, जो फेलियर एक बात बोला जाता है कि हमास भी अभी तक बेसिकली क्या कि हमास का एक तरह से हम लोग ने नया नाम दिया कि टनल वॉरफेयर। हमास जितनी भी कैजुअलिटीज हो रही है, जितने भी वहां पर अटैक्स हो रहे हैं इजराइल के अंदर, वो पैलेस्टाइन गाजा में, तो वहां पर अभी तक अगर हम नंबरिंग की बात करें तो कोई भी हमें हमास का ऐसा कोई नहीं मिला। इंस्टेड ओनली जो टॉप उनके लीडर्स थे उनको ऐसे किया गया। लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करें तो हमें कोई बंकर नहीं मिला, हमें कोई टनल नहीं मिला। ये वो बेसिकली वो उसको एक तरह से अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग के ऊपर वो वर्क कर रहे हैं। इसीलिए वो इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाया कि जब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो वहां से मास को मूव किया जाता है, मास को डाइवर्ट किया जाता है कि मास अपने आप से पब्लिक वहां पॉपुलेशन आगे बढ़े, जिससे उनको पूरा एक मींस क्लियर विजन मिलेगा और देन दे कैन गो एंड आइडेंटिफाई। हिजबुल्लाह भी यही है, हिजबुल्लाह क्योंकि वहां से डाइवर्ट कर रहा था इनके, जब ये हमास पे अटैक कर रहे थे तो उधर से हिजबुल्लाह का जो बेसिकली काम था कि किसी तरह से डाइवर्जन किया जाए हमास का, तो उस वजह से हिजबुल्लाह उसको अटैक कर रहा था। इसलिए इन्होंने ये देखा कि पहले हमें इसको तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह को भी न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, जिससे जो डाइवर्जन है वो शिफ्ट ना हो और हम
हम इस पे एकदम टारगेट करके इसको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से बात को बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर ओझा की बात से कलनैन इसी को आगे बढ़ाइएगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि लेबनान में आगे क्या होगा। अगर वो जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे डॉक्टर ओझा कि अगर लेबनान की जनता या फिर वहां की जो सरकार है वो खुद हिजबुल्लाह से त्रस्त हो चुकी है, वो मान रही है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा सिरदर्द उसके लिए, अगर ऐसा है तो फिर आगे क्या हो सकता है लेबनान के साथ? देखिए नवजोत, लेबनान के अंदर जो है हालांकि हिजबुल्लाह के कुछ लोग सांसद वगैरह हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है जब से वो बैरूट के अंदर, अगर आपको याद हो, वो जो ब्लास्ट हुआ था, इन्होंने जो वहां पे सामग्री इकट्ठी की हुई थी बॉम्ब बनाने वाली काफी मात्रा में, उसके बाद से काफी लोग इनके खिलाफत में आ चुके थे। अब जो मुद्दा चल रहा है अभी इजराइल वर्सेस आपका हिजबुल्लाह, देखिए दुनिया ये बताने की कोशिश कर रही है इजराइल को कि 7 अक्टूबर को जब आपके 1200 लोग मारे गए, 7000 लोग घायल हुए, तो आपको कितना रिटेलिएट करना है। अब ये भी बाकी लोग डिसाइड करेंगे कि वो क्या उसका रिस्पॉन्स होगा। उसी प्रकार से 8 अक्टूबर से हिजबुल्लाह ने बिना मतलब के जो है सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए हमास के साथ और इमोशनल एस्पेक्ट दिखाने के लिए इनके ऊपर बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया था नॉर्थ इजराइल के अंदर, और ये लोग इसको काफी देर से बर्दाश्त किए जा रहे थे। 60,000 से ज्यादा इजरायली उधर से मूव कर चुके थे और काफी कुछ नुकसान उनके फार्म हाउसेज में और घरों में हो रहा था। तो अब जिस प्रकार से इजराइल ने प्लान किया था कि अब लेबनान को भी आड़े हाथों लेना होगा, सबसे पहले इसने इनके कम्युनिकेशन डिवाइसेस के ऊपर जैसे बताया गया, मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा उसको, चाहे वो पेजर्स थे चाहे उनके वो वॉकी टॉकीज थे, ये था उसको एक तरीके से हाईजेक किया और ये कह लीजिएगा उनके अंदर इंटेलिजेंस लगाई, साइबर इंटेलिजेंस से, और उनको उड़ाया। दुनिया कहने लगी कि अरे ये तो ह्यूमन राइट हो गया। भाई प्रोपोर्शनैलिटी में देख लीजिए ना, जब भी आप अर्बन एरिया में अटैक करेंगे तो एक के बदले में 4 सिविलियन मरने का एक प्रोपोर्शनैलिटी बना हुआ है दुनिया के अंदर। चाहे वो आप अमेरिका का जो है इराक में देख लीजिए, अमेरिका का इसमें अफगानिस्तान में देख लीजिए, फ्रांस का, यूके का, सबका रिकॉर्ड है। तो इनकी प्रोपोर्शनैलिटी तो बहुत कम रही है। दूसरा, अगर आप ह्यूमन शील्ड बना करके लोगों के घरों की छतों के ऊपर अपने रॉकेट लॉन्चर्स को रखोगे, उनके बेसमेंट्स के अंदर रखोगे, अम्यूनिशन को वहां डंप करके रखोगे, तो सबसे पहले तो आप छेड़ रहे हो। दूसरा, 2006 के अंदर मैं बताऊं नवजोत, इनको एक यूएन रेजोल्यूशन के अंदर इनका युद्ध समाप्त हुआ था उस टाइम पे, जब यूएन ने कहा था कि जितना भी हिजबुल्लाह है वो साउथ से हटेगा और जो ईस्ट के उसके साथ में। कलनैन मैं आती हूँ, एक बार एक बड़ी खबर है, जरा जल्दी से वो बता दें कि लेबनान के फोन रेडियो सिस्टम हैक होने की खबर है। ये इस बीच हम अभी इसको लेकर चर्चा ही कर रहे हैं। हवाई हमले से पहले फोन पर इजरायली चेतावनी भी आई है और हैक होने की खबर हुई है। लोगों को घर से दूर चले जाने के लिए एसएमएस भी पहुंचे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकाने वाले घर से दूर जाने के लिए बाकायदा एसएमएस भी पहुंचे हैं। और इस हमले के बाद इजराइल ने साफ तौर पर यह भी कहा, ये तो बड़ी खबर है कि लेबनानी रेडियो पर अचानक से इजरायली घोषणाएं भी सुनाई देने लगी वहां के लोगों को, और लेबनान के फोन रेडियो सिस्टम भी हैक की खबर है। लेकिन इसी के साथ साथ हमले के बाद सीधे तौर पर इजराइल की तरफ से कहा गया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक हमले होंगे। कलनैन यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाइए। क्लियर है, देखिए कोई भी मिलिट्री स्ट्रेटेजी होती है तो सबसे पहले आप उनके कम्युनिकेशन को तोड़ते हो, ताकि उनके बीच में हड़कंप मच जाए, कंफ्यूजन पैदा हो जाए। और दूसरा, ये नहीं चाहते कि सिविलियंस को मारे, तो इनके इजराइल के जो प्रवक्ता है, सेना के प्रवक्ता, उन्होंने तो वीडियो तक निकाला है कि भाई सभी अपने घर खाली करके नॉर्थ की तरफ चले जाएं, टायर से ऊपर जो बैरूत की तरफ चले जाएं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अटैक करने वाले हैं। तो प्री वार्निंग इन्होंने दे दी है। पेजेस के ऊपर उर्दू के अंदर या उनकी लैंग्वेज में जो भी है बैरूत लेबनान की, उसमें उनको मैसेजेस चले गए हैं और पूरे तरीके से इन्होंने उनका कम्युनिकेशन हैक किया हुआ है। अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर मेरे से कोई हमसे ये सवाल करे कि भाई इजराइल गलत कर रहा है या सही कर रहा है, इजराइल सही कर रहा है। अगर आप उसके ऊपर अटैक करोगे तो आप थोड़ी बताओगे उसको इजराइल ने आपके ऊपर कितना वार करना है। इजराइल कह रहा है कि आप 2006 का जो यूएन रेजोल्यूशन है उसके ऊपर जाओ, आप रॉकेट मारना बंद करो, युद्ध बंद हो जाएगा। इजराइल हमास को कह रहा है आप हथियार डालो, हमारा 101 जो प्रिजनर से वापस कर दो,
लड़ाई बंद हो जाएगी, लेकिन कोई लड़ाई बंद करना नहीं चाहता। बिल्कुल, और यही टेंशन है। लेकिन इसके बाद किस तरीके से दुनिया भले ही सामने न सही, लेकिन दो खेमों में किस तरीके से बटी भी नजर आ रही है, क्योंकि फ्रांस ने सीधे तौर पर कहा है कि यूएन में जल्दी से जल्दी आपात बैठक इसको लेकर बुलाई जानी चाहिए। जॉर्डन ने भी समर्थन किया है, लेकिन सीधे सीधे इजरायल की चेतावनी कि आईडीएफ की नजर हिजबुल्लाह के दूसरे ठिकानों पर है। हथियार रखे मकानों को निशाना बनाया जाएगा। जिन मकानों में हथियार होंगे उन इलाकों को छोड़कर चले जाएं लोग, और साथ ही साथ एसएमएस के जरिए चेतावनी भी दी जा रही है। चर्चा आज हम यहां पर कर रहे हैं मिडल ईस्ट में लगातार बढ़ते तनाव की, क्योंकि इजरायल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए हैं, बमबारी हुई, और इसके बाद चेतावनी भी साथ ही साथ दी है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ अभी हमले और ज्यादा आक्रामक होंगे। आईडीएफ की नजर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर है। यहां तक कि लेबनान के लोगों को उनके फोन पर मैसेजेस के जरिए भी ये चेतावनी दी जा रही है कि जहां भी हिजबुल्लाह के लोग हैं उन इलाकों को छोड़ के चले जाएं, और इसी के साथ साथ जिन मकानों में हथियार छिपे हैं उनको भी छोड़कर चले जाएं। अशोक सज्जनहार जी, अब थोड़ा सा ये समझाइए, क्योंकि हम इसी पर चर्चा कर रहे थे कि भले ही कोई खुलकर सामने ना आए, लेकिन अंदर खाते कोई पक्ष में है तो कोई विरोध में है। अब लेबनान पर इजराइल के जो हमले हो रहे हैं, आगे क्या होगा? पहला सवाल तो ये है, और दूसरा सवाल ये है कि इतने बड़े हमले से पहले जिस तरीके से इजराइल ने कैलकुलेशन जाहिर सी बात है किए होंगे। जी बिल्कुल, देखिए मैं ये समझता हूं जो आगे चलते हुए ईरान अपने प्रॉक्सीज को इंस्टिगेट करता रहेगा, प्रोवोक करता रहेगा। जो आप इजराइल के ऊपर जो हमले हैं उनको लगातार जारी रखिए और चारों तरफ से जारी रखिए। जैसे यहाँ से हिजबुल्लाह के हो रहे हैं, उधर से हमास के हो रहे हैं, उधर से हूती के हो रहे हैं, इराक से हो रहे हैं, सीरिया के हो रहे हैं, जो उनके ईरान के प्रॉक्सीज हैं। तो उनकी तरफ से ये वाला प्रेशर जारी रहेगा, और वो ये एक्सपेक्ट करेंगे जो जब अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहा है उसकी वजह से अगर इजराइल ऐसे ही रिस्पॉन्ड करता है तो ज्यादा देर तक ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा, दबाव बनाया जाएगा अमेरिका की तरफ से। क्योंकि अमेरिका के जो अभी तत्कालीन राष्ट्रपति हैं, हालांकि वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पर उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी जरूर चुनाव लड़ रही है और उनका अच्छा मुकाबला कर रही है पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का। तो उनकी तरफ से ये होगा जो अगर हम ये सीज फायर किसी ना किसी तरीके से ले सकते हैं, बना सकते हैं, तो इससे हमको फायदा होने वाला है इलेक्शन में, क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे। तो यकीनन अमेरिका का और जो पश्चिमी देशों के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं, फ्रांस है, यूके है, या और जो देश हैं, वो यकीनन ये प्रयास करेंगे, अच्छा प्रयास करेंगे जो लेकिन सर सवाल ये है कि जिस तरीके से आक्रामक रुख इजराइल अख्तियार किए हुए है, क्या प्रेशर बनाने में कामयाब हो पाएंगे? अभी तक तो देखिए बिल्कुल भी नाकामयाब हुए हैं। हाँ। क्योंकि अभी तक ऐसी कोई इवेंचुअलिटी नवजोत नहीं थी जो सामने जो इलेक्शन हो। अब प्रयास बहुत जारी थे, आपको मालूम है, बहुत देरी से ये प्रयास हो रहा है। इजिप्ट कर रहा है, कतर कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, दबाव डाले जा रहे हैं, परंतु अभी तक इजराइल किसी के दबाव में नहीं आया है। परंतु अभी जो मैंने बताया, एक ऐसी डेडलाइन आ गई है, 5 नवंबर को ये इलेक्शन होने वाला है। इससे पहले अगर कोई रिजल्ट दिखाया जा सकता है सीज फायर का, और देखिए मेरे ख्याल से वो भी देश जो हैं वो भी इजराइल को ये बता रहे होंगे जो देखिए आपने बहुत उधर बर्बादी कर दी है, बहुत लोगों को मार दिया है, बहुत तहस नहस हो गया है, आपका जो संदेश था वो आपने भेज दिया है, जो अगर कोई इजराइल के साथ जूझेगा तो उसको इसका बहुत बुरा मुआवजा चुकाना पड़ेगा। तो ये संदेश दे दिया गया है आपने, तो इसीलिए अगर आप सीज फायर करते हैं आपको कोई इसमें नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं लौटती हूँ एक बार रोबेन जी, यहीं से सीज फायर पहली बात तो मुमकिन कितना है, दूसरी बात कि अब तो देखिए हालात यहां तक है, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि गाजा की तरह क्या लेबनान में भी जमीन पर इजराइल का एक्शन मुमकिन हो पाएगा, यहां तक भी नौबत आ रही है। और दोनों बातें सर, दोनों का जवाब। सॉरी, सीज फायर का छोटी मोटी हो जाए, एंड एज एम्बेसडर कह रहे हैं सज्जना वेरी राइटली कि यूएस इलेक्शंस को देखते हुए अमेरिका कोशिश करेगा कि लेबनान वाली पे थोड़ा सीज फायर हो जाए, बट अदरवाइज लॉन्ग टर्म में कोई रास्ता नहीं है। सऊदी अरेबिया और इजराइल का चल रहा था कि रिश्ते नॉर्मल हो जाएंगे, बहुत बड़ा प्रयास अमेरिका का चल रहा था, राइट, कि पूरा मिडिल ईस्ट शांत हो जाएगा। सऊदी ने भी पिछले हफ्ते क्राउन प्रिंस ने कह दिया है कि जब तक पैलेस्टाइन को स्टेटहुड नहीं मिलेगा, 2 स्टेट सोल्यूशन,
और पैलेस्टाइन का कैपिटल इन ईस्ट जेरूसलम, तब तक हम इजराइल से रिश्ते नॉर्मल नहीं करेंगे। और ये 2 स्टेट सोल्यूशन कभी होना नहीं है। और 2 स्टेट भी हो गया तो ईस्ट जेरूसलम इजराइल पैलेस्टाइन को देगा? आई डोंट थिंक सो। तो ये कुछ सीज फायर होंगी, हो सकता है गाजा में कुछ दिन के लिए हो जाए होस्टेजेस के लिए, बट आई थिंक अभी जो हम बात कर रहे हैं कि लेबनान वाली थोड़ी सीज फायर हो जाए। लेकिन सर इसी के साथ ये भी बताइए कि अब लेबनान पर जो हमले हुए किस तरह की कैलकुलेशन इजराइल की तरफ से की गई होंगी? इसमें 2-3 कैलकुलेशंस है। एक, इजराइल कहता है कि जो मेरे लोग थे बॉर्डर से जिनको भाग के आना पड़ा, उनको वापस अपने घर जाना है नॉर्थ में, और वो तभी सेफ होंगे जब हिजबुल्लाह 30 किलोमीटर पीछे हो जाएगा बॉर्डर से। ना हिजबुल्लाह का जो मेन बेस है साउथ लेबनान में, वो करीब बॉर्डर से 30, 40, 50 किलोमीटर तक के उसमें है एक बड़ा बेस जो है, मतलब इनका पॉपुलर सपोर्ट एक्सेट्रा। तो इजराइल कह रहा है इनको मैं पीछे डिस्प्लेस करूंगा। दैट इज अभी जो इजराइल कहने को कह रहा है। बट ग्राउंड, एक चीज और याद रखिए, अभी बात हो रही थी टनल वॉरफेयर की, आप देखिएगा टनल वॉरफेयर इसमें भी बहुत बड़ी होगी। हमस को टनल बनाना सिखाया किसने? हिजबुल्लाह ने। और हिजबुल्लाह ने टनल्स कहां से बनाई? ईरान की हेल्प से और नॉर्थ कोरियन इंजीनियर्स की हेल्प से। कोरिया नॉर्थ साउथ दोनों जो है ना, वहां टनल्स बहुत बनी हुई है, तो बड़ी एक्सपर्टीज है इनकी। तो और इनकी टनल्स हैं रॉकी पहाड़ी इलाका वगैरह, और इजराइल के अंदर आती हैं, कहीं पकड़े गए कि इनकी इजराइल ने ब्लास्ट की थी 3-4 टनल्स। और साउथ लेबनान के अंदर ही टनल्स हैं, और साउथ लेबनान से कहते हैं बेरूत तक टनल्स हैं नीचे। तो इनका कुछ पता नहीं। तो एनीवे, तो ग्राउंड वॉर जो होगी, नहीं तो इसीलिए सर मैं ये भी क्वेश्चन कर रही थी ना। हाँ बिल्कुल, वही ग्राउंड वॉर पे ही सवाल था मेरा। ग्राउंड वॉर पे इजराइल नहीं जाएगा, ना जाना चाहेगा, वो जितना हो सके एयर से करेगा, एयर से करता रहेगा जी। बट लुक एट गाजा भी, गाजा में इजराइल फंस चुका है दलदल में, ठीक है, और यहाँ भी फंसेगा दलदल में, ठीक है। बट इस दलदल से निकलने के लिए, पुश बैक करने के लिए वो ईरान पे जाएगा। हाँ, मुश्किल है ईरान, क्योंकि सीधे सीधे अभी फिलहाल आने के मूड में नहीं है। डॉक्टर निशिकांत, एक और बड़ा सवाल है, पिछले दिनों जिस तरीके से चाहे वो पेजर या फिर वॉकी टॉकी अटैक्स थे, एक तरीके से देखिए ये तो तय है कि तकनीकी वॉर में इजराइल का कोई सानी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हिजबुल्लाह पर इजराइल ने तकनीकी वॉर का या फिर इस तरीके से अटैक्स किए हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकली उसने बढ़त बना ली है? क्योंकि उसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से भी इस बात को लेकर ये बात कबूल की गई थी कि हाँ हमसे गलती हुई है और कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो क्या एक कहें कि साइकोलॉजिकली इजराइल ने बढ़त बनाई है? ये जो आपने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात करी, ये तो मतलब ये इस तरह की जो सिचुएशन है उसमें बहुत एक्टिव रोल प्ले करता है। अगर अदर पार्टी डिमोरलाइज हो जाती है या उसको साइकोलॉजिकल उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया कर जाता है, तो आधी जंग तो आपने वही जीत ली। लेकिन जहां तक ये इस वॉर की हम बात कर रहे हैं, तो ये अगर आप देखा जाए जो इंटीग्रेशन ऑफ द साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इन्होंने पूरा एक इसका नेक्सस बना के यूज किया था। जहां तक हम हिजबुल्लाह की बात करते हैं, हिजबुल्लाह इज ऑल्सो एडवांस्ड इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। आज के समय में वॉरफेयर पूरी शिफ्ट हो गई है, हर एक छोटी से छोटी कंट्री भी ईडब्ल्यू पे आ चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे आ गई है। तो जहां तक हिजबुल्लाह की, लेकिन ये एक इनका मैं बोलूंगा ये बेसिकली मिस कैलकुलेशन हुआ कि इन्होंने हिजबुल्लाह की तरफ से, क्योंकि इनको ये नहीं आशा थी कि इजराइल इज ऑल्सो वेरी एक्टिव इन इस बात को एक्सेप्ट भी किया ना उन्होंने, इस बात को उन्होंने पूरी दुनिया में एक्सेप्ट भी किया, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर तो रहेगा ही। अब ये जो ये इंसिडेंट हुआ, वेदर इट इज अ पेजर या वेदर इट इज अ वॉकी टॉकी और एनी काइंड ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और जो अभी आपने बताया कि उनके रेडियो से ट्रांसमिशंस में भी ये आ गया, तो इस तरह से ये होता है कि उनका पूरा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। जब कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो उनकी लोकेशन को ट्रैक करना, उनके ऊपर क्या मूवमेंट हो रही है, सारी चीजों को वो जब चाहे उसको टैकल कर सकते हैं, उसको इवैक्यूएट कर सकते हैं, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ। तो ये एक तरह से साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से कि आपके जितने वेपन्स हैं ईडब्ल्यू के, वो तो हमें पता है कि आप कैसे यूज कर रहे हैं। तो इस वजह से जैसे उन्होंने सारा अपना जो भी ये पुराने ट्रेडिशनल उस पर चले गए कि वॉकी टॉकी हम एडवांस वाले नहीं लेंगे, मैंने लॉक पे यूज करेंगे। अब इस समय पेजर को उन्होंने डिस्क्रीट कर दिया। इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रॉमा विच दे आर फेसिंग। तो ये एक स्ट्रेटजी हमेशा रहती है इजराइल की। जैसे अब आप
हमास में भी जो एक्शन लिया इजराइल ने, बेसिकली ये किया एक तरह से साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए कि अगर तुम नहीं निकल के बाहर आते तो मैं सिविलियंस कैजुअलिटीज को झेलेंगे। उन्होंने इसीलिए से उसको प्रेशर क्रिएट किया कि किसी तरह से हमास वहां से पॉप आउट हो जो टनल के अंदर है, विच दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। तो ये प्रेशर, साइकोलॉजी प्रेशर हमेशा काम करता है, लेकिन इसका रिपरकशन दैट इज टू बी सीन, बिकॉज it's not the matter of Israel or it's a matter of now with Hamas or Hezbollah. It's a matter of the entire Middle East of this country. किस तरीके से इसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन किस तरह से चेंज होगी, दैट इज ए क्वेश्चन मार्क। और ये कहना कि इजराइल कैन डू एनीथिंग, इट्स अंडर एस्टिमेट। मेरे को नहीं लगता कि ये कर। अच्छा, सीज फायर वाले सवाल पर भी अशोक जी ने जिसको लेकर बात रखी थी, एक रिएक्शन सर उस पर आपका भी। सीज आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी जी। सीज फायर का तो होने का सवाल नहीं उठता और ना होगा सीज फायर। हिजबुल्लाह की तो ये जो एक टग ऑफ वॉर है, जो प्रॉक्सी वॉर है, ये कल्टीवेट होती रहेगी। नहीं, अमेरिकी चुनाव को लेकर क्या फौरी सीज फायर, जो हम यहाँ पे थोड़े समय के लिए स्टेटमेंट देखती हैं ट्रम्प और कमला हैरिस का, वॉशिंगटन का, अगर आप स्टेटमेंट देखें दोनों पार्टी का, तो उनका यह लास्ट में उनका पूरा का पूरा जो टारगेट फोकस एरिया इसी पे आ रहा है कि अगर हम सत्ता पे आते हैं तो हम इमीडिएटली वहां पर इजराइल को बोलेंगे बैक ऑफ और ये वॉर को रोको। तो ये एक तरह से स्ट्रेटेजिकली इसको यूज करेंगे, और जो भी इसको सही तरीके से यूज कर लेगा, आई थिंक उसको वहां तो मिलेगी रेड कारपेट और बाकी। एंड वन थिंग टू बी वेरी क्लियर ऑन द फ्लोर एंड दिस पर्टिकुलर टीवी, इट्स बेसिकली यूएस द डे ही वांट्स द वॉर विल बी एंडेड, नॉट एंडेड, इट विल बी पॉज्ड। ये बेसिकली जी जी सर, लौटती हूँ कल्याण। अब तीनों हमारे पैनलिस्ट के जवाब पर अगर आप अपना जवाब रखना चाहें, और इसी के साथ साथ मेरा एक सवाल कि ईरान जिस तरीके से इजराइल को धमकी दे रहा है, क्या उस धमकी में कोई दम लगता है? देखिए, मैं 3 फेज में कवर करना चाहूंगा अगर इजाजत दें तो। पहला है हिजबुल्लाह, दूसरा ईरान और तीसरा अमेरिका। बिल्कुल, जैसे कि ओजर साहब ने बताया कि कमांड एंड कंट्रोल इनका जो इक्विपमेंट लेवल पे वो तो खत्म हो ही गया है, लेकिन नवजोत इनके पास में सिर्फ हसन नसरुल्लाह के अलावा एक ही कमांडर बचा है। बाकी सारे के सारे कमांडर मार दिए हैं मुसाद ने, कोई भी नहीं है इनके पास में। टोटल कमांड एंड कंट्रोल का जो डेफिसिट है हिजबुल्लाह के अंदर आज की तारीख में। रही बात दूसरा, इन लोगों ने जो टनल्स बनाई हुई हैं इमाद के क्षेत्र में बनाई हुई है, और कल उन्होंने हसन नसरुल्लाह ने बहुत जोर शोर से कहा था कि हमारे तो सिर्फ कुछ टनल टूटी है, 4 तो हमारे अभी भी रॉकेट लॉन्चर्स की टनल्स बची हुई हैं। उनका हिसाब किताब कल रात को कर दिया होगा इजराइल ने। इजराइल जो है हमास के, लेबनान के, सॉरी हिजबुल्लाह के ऊपर बिल्कुल प्रिसाइज इंटेलिजेंस के साथ अटैक कर रहा है। ये बात हमें बिल्कुल मान लेनी चाहिए। रही बात ईरान की, देखो नवजोत, ईरान ने अपने कामकाजी ड्रोन्स दिए रशिया को। अभी न्यूज आई थी कि 200 के करीब फतेह 3 जो इनकी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं वो इन्होंने जो है भेजी है किसी कार्गो शिप के अंदर, और रशिया ने उसके बदले में इनको यूरेनियम को जल्दी इनरिच करने का कोई टेक्नोलॉजी इनको दिया है। मेन मुद्दा इजराइल और अमेरिका के लिए वहां है। अगर कल की तारीख में ईरान के पास में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ जाती है तो आप मान लीजिएगा कि यहाँ के समीकरण बदल जाएंगे, और ये किसी हालत में अमेरिका नहीं होने देगा। तो चाहे रिपब्लिकन्स हो अमेरिका के, चाहे डेमोक्रेट्स हो, चाहे इलेक्शन हो रहे हो, लेकिन वहां पे जो यहूदियों की जो लॉबी है नवजोत, वो इतनी मजबूत है कि अमेरिका चाहे या ना चाहे, जिस दिन इजराइल इस ईरान के एंगल पे चल पड़ा, क्योंकि ईरान खुद नहीं लड़ेगा, ईरान लड़ेगा तो फिर ये पूरे खाड़ी का क्षेत्र का युद्ध पूरा एक इजराइल नहीं लड़ेगा, इजराइल के खिलाफ हो जाएगा। अमेरिका को घसीटना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आएगा अमेरिका, तो वो स्थिति आएगी। और जहां पर ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसके बारे में अगर हम बोले तो वो तो अमेरिका के इंटरेस्ट में भी है। तो देखना ये होगा कि आने वाले टाइम के अंदर अब ये स्थिति जो हिजबुल्लाह के साथ हो रही है, अब ईरान कब तक ईरान का क्या रुख रहेगा। ईरान कोई भी देश हो, ईरान हो कोई भी हो नवजोत, प्रॉक्सीज के साथ में आप किसी देश को हरा नहीं सकते हो, तंग कर सकते हो। पाकिस्तान हमको तंग कर रहा है, ये लोग उनको तंग कर, और ये उसका सही जवाब उसको वापस दे रहे हैं। ईरान को अगर इजराइल के साथ 2-2 हाथ करने हैं तो ये मान लीजिएगा वो इजराइल से नहीं होंगे, वो अमेरिका से होंगे। जाहिर सी बात है कि वो फिर वही 2 धड़ों में जिस तरीके से बतेगी, तो वो वही सेमीफाइनल का जिक्र भी कर रहे थे रोबिन जी, यानी कि वो फिर फाइनल होगा। अशोक सज्जनार जी, अब आपके पास आते हुए, इसका असर यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया, कितना इसका असर अभी फिलहाल पड़ रहा है और आगे हम क्या देखेंगे? अशोक सज्जनार जी, आपसे सवाल है मेरा। जी, आप क्या प्लीज रिपीट कर सकते हैं? सवाल मेरा सीधे तौर पर यह, अभी के जो हालात हैं वो मिडिल ईस्ट,
यूरोप और एशिया के लिए क्या संकेत है और भारत के लिए? देखिए बहुत चिंताजनक है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर न्यूयॉर्क में थे तो उन्होंने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से उन्होंने बात की है, और उन्होंने बिल्कुल यही कहा है जो वहां पर शांति होनी चाहिए, क्योंकि जो ये दो युद्ध हो रहे हैं, एक रूस और यूक्रेन का और एक इजराइल का और हमास का गाजा में, तो इससे पूरी दुनिया को, और अगर दुनिया में देखें तो विकासशील देशों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, और इसीलिए वहां से इसको युद्ध को रोकना बहुत ही जरूरी हो गया मेरे विचार से। जब उनकी बातचीत हुई क्राउन प्रिंस कुवैत से, तो उनसे भी उन्होंने यकीनन इसके बारे में बात की होगी, जो इस युद्ध को रोका जाए, शांति को वहां पर बहाल किया जाए, क्योंकि शांति से ही और हम किसी प्रकार की प्रगति कर सकते हैं। दूसरी बात जो यहाँ पर, क्योंकि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में ऐसा युद्ध शुरू हुआ है, तो उसका एस्केलेशन, उसका और व्यापक होना और ज्यादा उसमें पॉसिबिलिटी आ गई है, और ये सभी देशों के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो मैं समझता हूं चारों तरफ से ये दबाव आएगा, इसीलिए आपने भी कहा जो वहां के भी जो देश हैं वो भी इसी के विरुद्ध बात कर रहे हैं, जो ऐसी जो हमले हो रहे हैं उनको रोका जाए, शांति को बहाल किया जाए। बिल्कुल सर, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, वक्त इतने की इजाजत देता है। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल प्रधानमंत्री ने भी यूएन में इसी बात की को दोहराया है कि शांति की पहल बहुत जरूरी है और शांति ही होनी चाहिए। बहरहाल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का नया आदेश आया है, अब रेस्टोरेंट, ढाबा सहित खान पान की तमाम दुकानों पर जांच होगी। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। खान पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर्स का नाम और पता डिस्प्ले करना अब जरूरी होगा, और खाने पीने की चीजों की शुद्धता, पवित्रता को सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार की तरफ से यह आदेश दिया गया है। रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का खौफ बढ़ता जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार ऐसी खबरें आ रही जिसमें बाघ, तेंदुआ, भेड़िए जैसे आदमखोर जानवरों को अपना शिकार बना रहे हैं, जिससे लोग दहशत में। खासकर जंगल से सटे इलाकों में जंगली जानवरों का झुंड गांव तक में आतंक फैलाए हुए है। जंगली जानवर अब इंसानी बस्ती का रुख करने लगे हैं। कहीं बाघ का आतंक है तो कहीं तेंदुए से दहशत, कहीं लोग लोमड़ी से परेशान हैं तो कहीं पैंथर को पकड़ने के लिए आर्मी ने मोर्चा संभाला है। ड्रोन से निगरानी हो रही है। तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों की हैं जहां जंगली जानवरों का खौफ है। लोग दहशत में जी रहे हैं। ये देखिए, डरकर चिल्लाते भागते लोगों की ये तस्वीर यूपी के पीलीभीत की है, जहां दिन दहाड़े सड़कों पर बाघ घूम रहे हैं। यहाँ कलीनगर तहसील के दर्जन भर से ज्यादा गांव में बाघों का आतंक फैला हुआ है। बॉसखेड़ा गांव में वन विभाग की मदद से एक बाघ को पकड़ा गया, तो अब महाराजपुर में बाघ ने एक 45 साल के शख्स पर हमला बोल दिया। ये तस्वीरें उसी की हैं। खैरियत ये रही है कि लोग वहां मौजूद थे जिन्होंने साहस दिखाकर शोर मचाया और सुजीत नाम के शख्स को बाघ के जबड़े से बचा लिया। यूपी के हापुड़ में सेहल गांव में लोगों में तेंदुए का खौफ है। इनका कहना है कि 3 तेंदुओं का झुंड गांव में घूम रहा है। लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा है। ऐसे में गांव के लोग रात भर जागते रहे कि कहीं तेंदुआ उनके घर दस्तक न दे दे। वो यहाँ से आराम से यहाँ से निकले और एक हमारे पड़ोसी हैं जो हमारे भाई हैं, के नाम है रविंदर सिंह, उनके घर में घुसे। हमने यहाँ से अपना जो भी सामान था, जो चप्पल वगैरह, जो मोबाइल वगैरह, तो उठाए, हम सीधे भागे। हमने बोला, रोल मचाई। पड़ोस में इनका मकान था, उन्होंने बोला कि तेंदुआ आ गए। उधर उनकी लड़की ने बोला कि मम्मी देखना कैसे जानवर हैं आए हुए यहाँ पे। उन्होंने फूकनी फेंक के मारी, उधर कुत्ते भागे, तो फिर उधर उसी रास्ते से वापस चले गए यहाँ से निकल। बच्चे और एक बड़ा तेंदुआ, उसके 2 बच्चे थे, पीछे से आए, पीछे जंगल है। उसके बाद में जब घर में बढ़ गए तो शोर मचाया, वे भाग गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गांव की पब्लिक इकट्ठा हो गई, पुलिस भी आई मौके पर। ये चेतावनी छत्तीसगढ़ में मुंगेली इलाके के लोगों को दी जा रही है। लोगों से रात में घरों में रहने की अपील की जा रही है। अंधेरे में इधर उधर ना घूमे।
एहतियात बरतने की अपील की जा रही है क्योंकि यहाँ गांव के आसपास जंगली सियार घूम रहे हैं। लिहाजा वन विभाग की टीम और पुलिसकर्मी यहाँ पहरा दे रहे हैं, लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। उधर राजस्थान के उदयपुर में लोग पैंथर के आतंक से जूझ रहे हैं। यहाँ के गोगुंदा गांव में पिछले 2 दिन में तेंदुआ 3 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। पैंथर के आतंक के बीच उसे पकड़ने की कवायद भी तेज हो गई है। आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है और ड्रोन से इलाके की निगरानी की जा रही है, लेकिन जब तक पैंथर पकड़ा नहीं जाता, लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। 3 दिनों से इतना खराब माहौल हो गया है, जो अभी तक स्थिति सुधरने का नाम डर है मन में? डर ये है, अब देखो ऐसा डर है, एक इंसान को खाते हैं तो सब डरते हैं, लेकिन 3 कांड हो गया तो पूरी पंचायत के लोग इतने डर गए हैं तो घर से बाहर नहीं निकल रहे। जब घर से बाहर जाए तो हम 4-5 जने साथ में जाते हैं, उसके बावजूद मैं भी जाता हूँ, कल भी मैं गया था, लेकिन हमको भी डर रहता है आस पास कैसे भी आ सकते हो। और दूसरी बात, जब रात को पानी पेशाब भी जाना हो तब भी डर लगता है। और दूसरी बात, जैसे कि सरकार नहीं पकड़ पा रही है तो हम जैसे गांव वालों को सबको हम पब्लिक को छूट दे, हम आपकी पुलिस प्रशासन का वो करेंगे, साथ देंगे, उसके साथ रहेंगे, हम उतने उनको पकड़ने में मदद करेंगे। 3 मौत हुई है अभी, जैसे एक मौत के बाद में दूसरा शिकार करा, तीसरा हो गया है, तीसरा हुआ, इसके बाद में जैसे चलता ही रह रहा है। और पैंतर एक ही है जो मतलब मनुष्यों को खा रहा है। जंगली जानवरों का घर खतरे में है तो वो इंसानी बस्ती का रुख कर रहे हैं, लेकिन इंसानों की समस्या ये है कि अगर जंगली जानवर गांव का रुख करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। पीलीभीत से सौरभ पांडे, हापुड़ से देवेंद्र कुमार शर्मा और मुंगेली से सुनी के साथ उदयपुर से सतीश शर्मा, गुड न्यूज टुडे।